मैक्रोवर्ड्स चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे पढ़ना एक अनुभव है। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है फ्लैश। लेखक हैं डेविड ज़ाले और इसने 2025 का बुकर प्राइज जीता है। और हलचल की वजह भी बहुत खास है। ये कोई थ्रिलर नहीं है, कोई ग्रैंड लव स्टोरी भी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सब कुछ हासिल करता है, पैसा, लंदन में एक शानदार जिंदगी, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से 2 शब्द बोलता है। बिल्कुल यही इस किताब का सेंट्रल सवाल है ना, कि क्या बाहरी कामयाबी किसी के अंदर के अकेलेपन को, अंदर के खालीपन को मिटा सकती है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो डेविड ज़ाले ने फ्लैश में बुनी है। तो चलिए इस किरदार इस्तवान की दुनिया में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हंगरी के एक छोटे से शहर से। हमारा हीरो इस्तवान 15 साल का है, अपनी माँ के साथ रहता है। और वो एक टिपिकल शर्मीला अकेला सा लड़का है। हाँ, जिसे स्कूल में दोस्त बनाने में दिक्कत होती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। हाँ, और यहीं से उसकी जिंदगी का ट्रैक बदलना शुरू होता है। उसका यही अकेलापन उसे अपनी एक पड़ोसन के करीब ले आता है। अच्छा। वो महिला शादीशुदा है और लगभग उसकी माँ की उम्र की है, और जो एक अजीब सी दोस्ती से शुरू होता है वो जल्द ही एक सीक्रेट फिजिकल रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन क्या लेखक इसे किसी प्रेम कहानी की तरह दिखाता है? मतलब क्या इस्तवान की तरफ से कोई जेन्युइन इमोशन था या ये सिर्फ एक टीनेजर के अकेलेपन और कंफ्यूजन का नतीजा था? यही तो इस किताब की खूबसूरती है। ज़ाले आपको कभी सीधा जवाब नहीं देते। अच्छा। वो बस आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। इस्तवान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो बस उस रिश्ते में बहता चला जाता है। तो उसके लिए ये क्या था फिर? उसके लिए शायद वो बस एक कनेक्शन था, किसी के करीब होने का एहसास जो उसे कहीं और नहीं मिल रहा था। प्यार था या नहीं, ये सवाल लेखक पाठक पर छोड़ देता है। और फिर ये रिश्ता एक ट्रेजेडी में खत्म होता है। उस महिला के पति की अचानक मौत हो जाती है और इस्तवान पर इल्जाम आता है। हाँ। उसे बच्चों के सुधार गृह यानी जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। ये तो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल, ये वो घटना है जो उसके पूरे वजूद को तय कर देती है। इसके बाद हम उसकी जिंदगी में लंबे लंबे जंप देखते हैं। जंप मतलब एक सीन में वो सुधार गृह में है, अगले ही सीन में हम उसे इराक में एक सैनिक के तौर पर पाते हैं, फिर वो बुडापेस्ट के एक स्ट्रिप क्लब में बाउंसर बन जाता है, और फिर अचानक वो लंदन में एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करने लगता है। ये सब इतना अचानक कैसे होता है? मतलब एक बाउंसर से लंदन के अमीर समाज तक का सफर, ये तो फर्श से अर्श वाली कहानी लगती है। क्या वो बहुत एम्बिशियस था? नहीं, और यही बात इस किरदार को इतना अनोखा बनाती है। उसकी तरक्की एम्बिशन का नतीजा नहीं है, वो लगभग एक्सीडेंटल लगती है। मतलब बस किस्मत? हाँ, एक तरह से वो बस सही समय पर सही जगह पर होता है और लोग उसे पसंद कर लेते हैं क्योंकि वो खाली है, एक कोरे कागज की तरह। वो खतरनाक नहीं लगता, वो बस चुपचाप काम करता है। वो एक अमीर औरत से शादी करता है, उसका बिजनेस संभालने लगता है, लेकिन ये सब ऐसे होता है जैसे ये उसके साथ हो रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। सुनकर ही ये किरदार बहुत अजीब लग रहा है। मतलब एक ऐसा आदमी जो अमीर है, सफल है, महंगे सूट पहनता है, लेकिन उसके जवाब बस हाँ ठीक है या मुझे नहीं पता। बस यही। उससे कोई कैसे जुड़ेगा? कोई नहीं जुड़ पाता। यही तो कहानी का सार है। एक सीन है जहां वो लंदन में एक बड़ी डिनर पार्टी में है। सब लोग आर्ट और पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ। और कोई उससे कुछ पूछता है और वो बस कंधे उचकाकर कहता है मुझे नहीं पता। उसकी पत्नी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन इस्तवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस वहां मौजूद है। हाँ, शारीरिक रूप से वहां है, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से वो आज भी हंगरी के उसी छोटे से शहर में अटका हुआ है। एक आलोचक की एक लाइन है जो शायद यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मैंने थोड़ा कहा क्योंकि शब्दों से ज्यादा चुप्पी सुरक्षित थी। बिल्कुल, ये इस्तवान का मोटो है। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी मोटो पर जीता है। हाँ, बाहरी तौर पर वो एक सफल आदमी की हर भूमिका निभाता है, सैनिक, बाउंसर, पति, पिता, बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से वो हमेशा वही 15 साल का अकेला लड़का है। ये किरदार इतना शांत और चुप है, और मुझे लगता है कि किताब के लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। ये स्टाइल बहुत चर्चा में रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, इस लिखने की कला को अंग्रेजी में स्पेयर प्रोज कहते हैं, मतलब कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, न्यूनतम गद्दी। हाँ बिल्कुल, कोई भारी भरकम बातें नहीं, कोई लंबी चौड़ी फीलिंग्स की डिस्क्रिप्शन नहीं, बस जो जरूरी है उतना ही। ज़ाले आपको कभी नहीं बताते कि इस्तवान क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। तो फिर पाठक को कैसे पता चलता है? वो बस आपको दिखाते हैं कि वो क्या कर रहा है और आपको खुद अंदाजा लगाना होता है।
तो मतलब कहानी के बड़े बड़े पल भी बस इशारों में बता दिए जाते हैं। इशारों में भी नहीं, कई बार तो बताए ही नहीं जाते। और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात है। क्या मतलब? इस्तवान की जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाएं, जैसे उसका जेल से छूटना, इराक का पूरा वॉर एक्सपीरियंस, या यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे का पैदा होना, ये सब हमें बताया ही नहीं जाता। एक मिनट, बच्चे का जन्म भी नहीं दिखाया गया, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। सोचिए, एक चैप्टर में वो अपनी पत्नी के साथ है और अगले चैप्टर की शुरुआत में कुछ साल बाद वो अपने छोटे बच्चे के साथ पार्क में बैठा है। अरे, वो जो जन्म का पल है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है, लेखक उसे लिखता ही नहीं। तो वो जो खाली जगह है पन्ने पर, वही इस्तवान के दिल का खालीपन है। लेखक हमें खुशी या डर के शब्द नहीं देता, बल्कि उस सन्नाटे को महसूस करने के लिए छोड़ देता है, और वो ज्यादा असरदार है। ये तो कमाल की तकनीक है। ये मुझे उस तरह के लोगों की याद दिलाता है जिनसे आप पार्टियों में मिलते हैं। वे वहाँ होते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि वे असल में कहीं और हैं। बिल्कुल। इस्तवान पूरी जिंदगी उसी एक पार्टी में फंसा हुआ लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बुकर प्राइज के जजों में से एक रॉडी डॉयल ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है जो पन्ने पर खाली जगह यानी वाइट स्पेस का इतना अच्छा इस्तेमाल करता हो। ऐसा लगता है जैसे लेखक पाठक को उस खाली जगह को भरने के लिए, उस चुप्पी को समझने के लिए बुला रहा है। हाँ, ये खालीपन ही कहानी का असली किरदार है। ये लिखने का तरीका वाकई कमाल है। लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहा है कि लेखक ने ये स्टाइल क्यों चुना? मतलब इस सन्नाटे और खालीपन के जरिए वो आखिर कहना क्या चाहता है? जरूर इसके पीछे कुछ बड़े थीम्स होंगे। हाँ, यहीं पर ये किताब एक कहानी से बढ़कर एक कमेंट्री बन जाती है। सबसे बड़ा थीम तो है पुरुषत्व या मैस्कुलिनिटी का। अच्छा, तो क्या ऐसे हम आज की मैस्कुलिनिटी पर एक कमेंट्री मान सकते हैं? शायद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में? हाँ, एक तरह से। लेकिन ये टिपिकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली कहानी भी नहीं है, जहाँ हीरो बहुत अग्रेसिव या डोमिनेटिंग हो। फिर कैसा? ज़ाले यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। इशवान ताकतवर दिखता है, वो एक सैनिक रहा है, एक बाउंसर है, उसकी फिजिकल मौजूदगी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह पैसिव है, निष्क्रिय है। कोई फैसला खुद नहीं लेता? बिल्कुल। औरतें उसकी जिंदगी में आती हैं और उसे दिशा देती हैं। बॉस उसे काम देते हैं, हालात उसे कहीं से कहीं ले जाते हैं। उसका पुरुषत्व एक बाहरी खोल की तरह है, जिसके अंदर भावनात्मक रूप से कुछ भी नहीं है। और दूसरा बड़ा थीम शायद क्लास और सोशल मोबिलिटी का है। ये जो फर्श से अर्श तक का सफर है, हाँ, ये दिखाता है कि कोई भी मेहनत से कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल। अमेरिकन ड्रीम जैसा कुछ। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन उपन्यास इस विचार पर ही सवाल उठाता है। इस्तवान की तरक्की उसकी मेहनत या टैलेंट का नतीजा नहीं है, वो एक संयोग है। वो बस सही जगह पर सही समय पर था। हाँ, वो अमीरों के तौर तरीके सीख लेता है, कौन सी वाइन पीनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस रेस्टोरेंट में जाना है, लेकिन वो कभी भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाता। वो हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहता है। तो ये इस बात पर एक टिप्पणी है कि आप भले ही अमीर बन जाएं, लेकिन जिस क्लास में आप पैदा हुए हैं उसकी छाप आपसे कभी नहीं जाती। बिल्कुल। और शायद इसीलिए कहानी का अंत इतना असरदार है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद, लंदन की आलीशान जिंदगी जीने के बाद, इस्तवान वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, हंगरी के उसी छोटे गुमनाम शहर में। हाँ, वो जो वृत्ताकार संरचना है, जिसे सर्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है। ये इस बात पर जोर देती है कि आप अपने अतीत से, अपने ख्वाबों से भाग नहीं सकते। आप दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन अंत में आपको उसी जगह लौटना पड़ता है जहां आपका वजूद बना था। तो उसका अकेलापन उसकी नियति है। हाँ, चाहे वो लंदन के पेंट हाउस में हो या हंगरी के एक छोटे से घर में, वो अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। डेविड ज़ाले का फ्लैश एक ऐसा उपन्यास है जो ऊपर से देखने में बहुत सीधा और सरल लग सकता है। भाषा आसान है, कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। पढ़ने में बहुत आसान है। लेकिन जब आप इसे खत्म करते हैं तो इसका असर आपके साथ बहुत देर तक रहता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी ही जिंदगी में खोया हुआ है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिश्ते कितने लेन देन पर आधारित हैं, कि बचपन का कोई एक घाव कैसे हमारी पूरी जिंदगी को तय कर सकता है, और ये कि मॉडर्न लाइफ में भीड़ में होते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। सही कहा। इस किताब की असली ताकत उन बातों में है जो कहीं नहीं गई। वो खामोशियां ही हैं जो सबसे ज्यादा शोर करती हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बात करना शायद उसे पढ़ने से ज्यादा दिलचस्प है।
इसकी खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं। हम श्रोताओं को ये किताब खरीदने और पूरा पढ़ने का सुझाव जरूर देंगे। हाँ, इसकी गहराई को खुद महसूस करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जीवन उसके कामों से, उसके एक्शन से परिभाषित होता है, तो उस जीवन का क्या मतलब है जब उसके लगभग सभी काम बाहरी ताकतों की एक प्रतिक्रिया मात्र हो? बहुत गहरा सवाल है। जिसे हम पहचान या आइडेंटिटी कहते हैं, क्या वो हमारे सचेत विकल्पों का नतीजा है या बस हमारे साथ हुई घटनाओं पर दी गई प्रतिक्रियाओं का एक संग्रह? सोचिएगा जरूर। और हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाले टाइम पे भी हम आपके लिए अच्छी और भी किताबों का रिव्यू लेके आ सके। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।